all, welcome back to another new video of Learn with Bhavna. Now we are starting with book 2 of your class 12 sociology. हमने book 1 already complete कर दिए जहाँ पे हमने one by one सारे chapter के notes along with each chapter question answers जो आपके NCERT के book के पीछे दिए हुए वो हमने आपकी book 1 के complete कर दिए हैं. Now we are starting our book 2, that is social change and development in India. Let me tell you, I am right now focusing on your NCERT books specifically. अगर उसके अलावा if you wish कि मैं और कहीं से आपको notes provide करूँ या फिर किसी और बुक से मैं आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करूं तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना कि मैं आप कहीं और किसी बुक से क्वेश्चन आंसर्स चाहते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर अगर आप डिस्कस करना चाहते हो तो वो भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता देना. लेट मी नो व्हाट आर योर नीड्स एंड योर रिक्वायरमेंट्स, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको वीडियो प्रोवाइड कर दूंगी. Now let's start with our chapter 1, that is structural change, and we are going to talk about important notes of structural change. तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते कि अगर हम स्ट्रक्चरल चेंज की बात कर रहे हैं, स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आना. अब स्ट्रक्चर क्या है यहाँ पे? व्हेन वी टॉक अबाउट सोशियोलॉजी वी टॉक अबाउट सोसाइटी. जब सोसाइटी के स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है, फॉर्मेशन के अंदर चेंज आता है, तब वहाँ पे स्ट्रक्चरल चेंज आ जाता है. अब अगर हम इंडिया की बात कर रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली कि जो सोशल चेंज और डेवलपमेंट इंडिया के अंदर आई हैं और उसके स्ट्रक्चर में क्या क्या चेंजेस आए हैं, तो आप जो हमारी इंडियन सोसाइटी है उसका बेसिस आपको पता है कि वो कास्ट के बेसिस पे बनी हुई है, क्लास डिविजन्स बहुत सारे, तो उसके स्ट्रक्चर्स में क्या चेंजेस आए हैं थ्रू आउट डिफरेंट पीरियड्स ऑफ टाइम, वो हम इस चैप्टर में जानेंगे अलॉन्ग विथ वेरियस फैक्टर्स, राइट. तो वो हम इस चैप्टर के अंदर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे. ना फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद वेरी फर्स्ट एंड कॉमन पॉइंट, वो हमें प्रेजेंट को अगर हमें जानना है किसी भी सोसाइटी के बारे में तो हमें उसके पास्ट को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. जब हम मॉडर्न इंडिया को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं तो उसकी हिस्ट्री भी जाननी अपने आप में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड जो अपनी हिस्ट्री है वो कॉलोनियल टाइम से बिगिन हुई है, बिकॉज ऑफ कोर्स उस टाइम पे चीज़ें डॉक्यूमेंट हुई थी. तो कॉलोनियलिज्म इंट्रोड्यूस कॉलोनियल जब इंट्रोड्यूस हुआ था तो वो एक मॉडर्न इंस्टीट्यूशन लेके आए थे, लेकिन एक कॉन्ट्राडिक्टरी मैनर में. कॉन्ट्राडिक्शन क्या हो रहा था कि जितने भी ब्रिटिश रूल थे वो डिनाई कर दिए गए थे, इंडियंस को सेम फ्रीडम चाहिए था जो वेस्टर्न लिबरलिज्म प्रमोट कर रहा था. तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन देखा गया था. जो कॉलोनियलिज्म का इम्पैक्ट था इंडिया के ऊपर, तो वो हमारे लॉज, पॉलिटिक्स, इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, डेली लाइफ के अंदर हमें देखने को मिलता था. इंग्लिश लैंग्वेज अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई. ब्रिटिश स्टाइल एजुकेशन सिस्टम को ज़्यादा लोग प्रेफर करने लग गए. पुलिस जो हमारा ब्रिटिश स्टाइल है उस तरीके से फंक्शन कर रही थी. पार्लियामेंट्री सिस्टम्स, रूल, रेगुलेशन, वो सब कॉलोनाइज्ड होता चला गया एंड दैट वाज वेरी मच विजिबल इन द डेली लाइफ. नाउ कॉलोनियलिज्म क्या है? तो कॉलोनियलिज्म है जब कोई भी एक कंट्री दूसरी कंट्री के ऊपर रूल कर लेती है, दूसरी कंट्री को अपने अंडर कर लेती है. तो हमारे यहाँ पे किसका कॉलोनियलिज्म था? ब्रिटिशर्स का, बिकॉज दे रूल्ड ओवर अस, राइट. उनका जो मतलब कि उन्होंने हमें अपने अंडर कर लिया था और वो बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्ट था, बहुत ज़्यादा डिफरेंट था, बिकॉज वो कैपिटलिज्म के ऊपर बेस्ड था, जो कि डायरेक्टली जितने भी ब्रिटिशर्स थे उन्होंने इंडिया की इकोनॉमी और सोसाइटी के ऊपर धावा बोला ताकि उनका इंटरेस्ट देखा जाए. वो अपना इंटरेस्ट और बेनिफिट के लिए उन्होंने हमारी सोसाइटी को, इंडियन सोसाइटी को खाली कर दिया. इंडिया जिसको सोने की चिड़िया बोलते थे ना, वो अब बिल्कुल खाली हो चुकी थी. ब्रिटिशर्स ने लैंड ओनरशिप लॉज चेंज कर दिए ताकि वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन को कंट्रोल कर सके, और वो इंडस्ट्रीज़ में भी उनका हमें इंटरवेंशन देखने को मिला था जहाँ पे उन्होंने ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट को रिप्लेस कर दिया, जहाँ पे ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड गुड्स देखे जाने लग गए. ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट्स कहीं ना कहीं ख़त्म होते चले गए एंड ब्रिटिशर्स ने जो उनके मैन्युफैक्चर्ड गुड्स थे वो कहीं ना कहीं हमें मार्केट में मिलने लग गया, फिर उनको प्रेफरेंस ज़्यादा देने लग गए इंडियंस. ना फॉरेस्ट एक्ट भी जो रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस थी फॉरेस्ट की, उनको उसके ऊपर भी उन्होंने कहीं ना कहीं दे वांटेड कंट्रोल ओवर देम, बिकॉज उनको रिसोर्सेज चाहिए थे फॉरेस्ट से, जिसकी वजह से जो ट्राइबल
कम्युनिटीज़ थी, जो पेस्टोरलिस्ट थे, उनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुआ। तो हमारी जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, जिनका जो लाइवलीहुड है वो फॉरेस्ट के ही ऊपर है, उनकी लाइफ बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट हुई। बहुत सारी कम्युनिटीज़ की जो डेली लाइवलीहुड्स हैं वो इन सारी चीज़ों की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइट हो रहे थे, वो उनकी लाइव्स में बहुत ज़्यादा नेगेटिव चेंजेस आ रहे थे। नाउ थर्ड पॉइंट आ जाएगा हमारा सोशल एंड इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। और जब कॉलोनियल रूल था उसकी वजह से हमें एक लार्ज स्केल माइग्रेशन देखने को मिली इंडिया के अंदर, जहाँ पे लेबरर्स फ्रॉम झारखंड टू आसाम जाने लग गए टी प्लांटेशन के लिए। काफ़ी सारे इंडियंस को ट्रांसपोर्ट भी किया गया डिस्टिंक्ट कॉलोनियल्स में, जैसे मॉरिशस हो गया, जहाँ पे उनसे बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था अंडर हार्श कंडीशन। ये तो आपको पता ही होगा ना कि जो इंडियंस थे उनको बाहर भेज दिया जाता था ब्रिटिशर्स के द्वारा कि तुम वहाँ जाओ, तुम्हें बहुत अच्छी वेजेस मिलेगी, तुम्हारी वर्किंग कंडीशन वहाँ बहुत अच्छी होगी, तुम्हें बहुत पैसे मिलेंगे, यू कैन कम वेन एवर यू वॉन्ट, अगर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। और जैसे ही इंडियंस वहाँ जाते थे, उनसे जो उनके आईडी प्रूफ पासपोर्ट होते थे वो छीन लिए जाते थे, बहुत उनसे हार्श कंडीशंस में उनसे काम करवाया जाता था, 24-24 घंटे उनसे काम करवाया जाता था, पैसे दिए नहीं जाते थे, उनको वेजेस का तो कोई नाम ही नहीं था, एंड ऐसे उनको एक्सप्लॉइट किया जाता था। नाउ अगर देखें तो देखो, इंग्लिश एजुकेशन आज के टाइम पे भी अगर आप देखोगे तो इंग्लिश एजुकेशन की बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस है। अब इंग्लिश एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कर दिया गया बिकॉज अब उनको क्लर्क्स चाहिए थे ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स को, कि उनके पास क्लर्क्स हों जो उनके लिए काम करे, सारी चीज़ें डॉक्यूमेंट करे। तो अनइंटेंशनली उसकी वजह से एक नेशनलिस्ट और एंटी कॉलोनियल कॉन्शियसनेस लोगों के अंदर आ गई, जहाँ पे लोगों को ब्रिटिशर्स के अंडर काम करना था, दे वांटेड जॉब्स। तो वो जो एजुकेशन की जो इंग्लिश लैंग्वेज की जो इम्पोर्टेंस है वो वहाँ से स्टार्ट हो गई। भाई अगर तुम्हें ब्रिटिशर्स के अंडर काम करना है तो तुम्हें इंग्लिश आनी चाहिए। तो जो इंग्लिश का जो इतना हुआ है ये उस टाइम से स्टार्ट हो चुका था। नाउ कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म, जब हम कैपिटलिज्म की बात करते हैं तो ये अपने एक इकोनॉमिक सिस्टम है जहाँ पे जो प्रोडक्शन है वो प्राइवेटली ओन की जाती है और उसका मतलब ही सिर्फ प्रॉफिट कमाने का होता है। ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को कैपिटलिज्म के साथ लिंक किया गया बिकॉज उसने इंडिया को एक रिसोर्स बेस की तरह यूज़ किया ताकि वो ब्रिटिश इंडस्ट्री सेटअप कर सके, और जो हमारा जो इंडियंस का जो रॉ मटेरियल्स है उसको यूज़ करके एक फिनिश प्रोडक्ट बना के और मतलब कि इंडियन कम्युनिटी को ही लूट सके। तो कॉलोनलाइजेशन ने उनकी प्रोडक्शन को ऑल्टर किया और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स इंडिया के अंदर चेंज कर दिए गए, जहाँ पे जो इंडियंस का जो अब एक रोल था या फिर जो इंडियंस के जो प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न जो था वो सिर्फ अब रह गया था कि जो ब्रिटिशर्स का जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट है उनको सर्व करना, राइट। तो ये कैपिटलिज्म एंड कॉलोनियलिज्म डायरेक्टली लिंक्ड है विद ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। नाउ फिफ्थ हमारा आ जाएगा इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन अंडर कॉलोनियलिज्म। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है? जब एक शिफ्ट होता है मशीन मेड गुड्स की तरफ, राइट। इंडस्ट्रीज सेटअप हो रही है, जो पहले चीजें हाथ से हो रही थी अब वो इंडस्ट्रीज में मशीन कर रही हैं। तो शिफ्ट फ्रॉम हैंड मेड टू मशीन मेड गुड्स। और अर्बनाइजेशन, अर्बन अर्बन क्या होता है? सिटीज, राइट। तो ग्रोथ ऑफ सिटीज एज सेंटर्स ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल एक्टिविटी। अब सिटीज की ग्रोथ देखी जा रही थी, सिटीज अब सेंटर बन चुकी थी इकोनॉमिक और पॉलिटिकल एक्टिविटी का। जो पहले जो हमारी एक्टिविटीज हो रही थी वो एग्रीकल्चर थी, एग्रीगेरियन बेस्ड थी, बट नाउ दीज वर सिटीज। अब ब्रिटेन के अंदर जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो कैसे अर्बनाइजेशन उसने लीड की, जहाँ पे लोग विलेजेस से सिटीज मूव हो रहे थे ताकि वो फैक्ट्रीज में जॉब कर सके, इंडस्ट्रीज में जॉब कर सके। उसकी वजह से अर्बनाइजेशन, अर्बन सेंटर सिटीज सेटअप हो रहे थे। इंडिया के अंदर भी जब कॉलोनियल इंडस्ट्रियलाइजेशन आई उसकी वजह से डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गई, मतलब कि जो हाथ से जो काम हो रहे थे, हैंडीक्राफ्ट वाले जो काम हो रहे थे वो खत्म हो गए, उनमें बहुत तेजी से डिक्लाइन आया। और जितने भी आर्टिसंस थे, जितने भी हाथ से काम करने वाले जितने भी कारीगर थे, वो वापस से एग्रीकल्चर की ओर चले गए। वो सोच रहे थे अब हमारे ये वाला काम तो नहीं चल रहा, तो वाई नॉट वी गो बैक टू आवर विलेजेस और हम अपना एग्रीकल्चर ही कर ले लाइवलीहुड के लिए। बॉम्बे, दैट इज मुंबई, कैलकाटा, कोलकाता एंड मद्रास, चेन्नई, ये सब कॉलोनियल ट्रेड सेंटर्स की तरह निकल के आए बाहर, एंड दे ग्रू एज
की कॉलोनियल ट्रेड सेंटर्स, ये सारी सिटीज की ट्रेड कॉलोनियल ट्रेड सेंटर्स की तरह निकल के आई। नाउ इसके बाद जितने भी हमारे पॉइंट्स है अलोंग विद द कंक्लूजन, वी विल डू इट इन द नेक्स्ट वीडियो। चलो एक और पॉइंट हम कर लेते हैं बिकॉज ऑफ कोर्स आगे काफी सारे पॉइंट्स है। सो लेट्स डू दिस वन, इम्पैक्ट ऑन इंडियन सोसाइटी। अब इससे इम्पैक्ट क्या हुआ, जितने भी ट्रेडिशनल सिटीज थी हमारी, सूरत, ढाका और मुर्शिदाबाद, इन सब में डिक्लाइन आया क्योंकि जो हमारी ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो बहुत ज़्यादा चेंज हो गई थी। रेलवे, पोर्ट्स, ये सब डेवलप हो गए थे प्राइमरली क्योंकि ब्रिटिश इकोनॉमी इंटरेस्ट वो चाह रहे थे। हम कह देते हैं ना भाई, रेलवे ब्रिटिशर्स ने बनाए, पोर्ट्स ब्रिटिशर्स ने बनाए, उन्होंने हमारे भले के लिए नहीं बनाए थे। दे मेड दीज पोर्ट्स एंड रेलवेज बिकॉज ताकि वो जो यहाँ से गुड्स प्रोड्यूस हो रहे, जो रॉ मटेरियल्स है, जो फाइनल प्रोड्यूसर्स है, वो वापस अपने देश लेके जा सके। सो दे मेड रेलवेज एंड पोर्ट्स फॉर देयर ओन इकोनॉमिक इंटरेस्ट। जो ब्रिटिशर थे उन्होंने एक न्यू मिडिल क्लास क्रिएट कर दी थी जो कि लार्जली डिपेंडेंट थी गवर्नमेंट जॉब्स के ऊपर और लैंड ओनरशिप के ऊपर। तो एक न्यू हमें क्लास देखने को मिली, दैट इज मिडिल क्लास, दैट वाज क्रिएटेड अंडर ब्रिटिशर्स। नाउ दिस इज इट फॉर टुडे। इस वीडियो में हम इतना ही करते हैं, 6 पॉइंट तक करते हैं, बाकी के आगे के पॉइंट्स वी विल कवर इन द नेक्स्ट वीडियो एंड उसके बाद वी विल डू आवर एनसीईआरटी क्वेश्चन एंड आंसर्स। इसके अलावा इफ यू वांट कि मैं और कहीं से कुछ कवर करूं और कहीं से आपको क्वेश्चन आंसर्स प्रोवाइड करूं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर आपको डिस्कस करना है, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दो। अपनी जो नीड्स, रिक्वायरमेंट्स, डिमांड्स है वो प्लीज़ शेयर इट विद मी, तभी मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगी। इफ़ आई सी कि हाँ बच्चे उस चीज़ की डिमांड कर रहे हैं, देन ओनली आई वुड लाइक टू मेक अ वीडियो ऑन इट। और अगर आप ऐसे ही अच्छा अच्छा कंटेंट चाहते हो, एक्सप्लेनेशन चाहते हो आगे वाले चैप्टर्स की, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। आई विल सी यू वेरी वेरी सून विथ part 2 of chapter 1. Till then, study well, study hard, and all the really best for your boards.